नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरशाद अहमद कार, जिन्हें सोपोर हल्का से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट मिला है। इरशाद साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया। जी, इरशाद साहब से हम आज कुछ सवालात करने जा रहे हैं। इरशाद साहब, हमारा पहला सवाल ये होगा कि सोपोर हल्के से आप इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, कितनी तैयारियां अभी तक आपकी यहाँ पे पूछ पाई है? हमारे पार्टी वर्कर्स और मैं खुद सारे हलकों में जा रहे हैं, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं और लोगों का ध्यान अपने पार्टी के एजेंडा की तरफ खींच रहे हैं और तैयारियां भी चल रही हैं। अब देखिए, वे 1 अक्टूबर तक हम कैंपेनिंग के सिलसिले में रहेंगे, देखते हैं कितना कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इरशाद साहब, 10 साल के बाद यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे? क्योंकि अगर हम सोपोर हल्के की बात करेंगे कि सोपोर में पहले बाइकाट होता था, लेकिन जब हमने पार्लियामेंट इलेक्शन देखा तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है कि असेंबली इंतखाबात में भी यहाँ के लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? बाइकाट तो हम नहीं कहेंगे बाइकाट होता था। हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम रहती थी, मगर दिन ब दिन लोगों का रुझान डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ बढ़ रहा है। खुशाइन बात है और इंशाल्लाह उम्मीद है उनका भरोसा कायम रहेगा डेमोक्रेसी में। तो अगर हम सोपोर की बात करेंगे कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पिछली हुकूमतों ने सोपोर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, चाहे यहाँ के एमएलए हो या चाहे यहाँ के जितने भी जिम्मेदार थे, उन्होंने सोपोर के लिए कुछ नहीं किया। सोपोर के लोग जो है, अब जो सोपोर का आवाम है वो नाला है। अगर हम देखेंगे पानी के लिहाज से, अगर देखेंगे कि पानी की सहूलियत इनको अवेलेबल नहीं है, तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या करना चाहिए? देखिए, पार्टी मैनिफेस्टो के अलावा जो भी डेवलपमेंट, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, रोड्स का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, उसको लेके हमारी ये कोशिश रहेगी कि 100% जो भी हमारा पार्टी मैनिफेस्टो है उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे हम करें। और अगर अल्लाह ने चाहा और लोगों का भरोसा हम पे रहा, लोगों ने हमें वोट दे के जिताया, तो इंशाल्लाह जो सोपोर का सबसे बड़ा जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का इशू है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर से टैक्सेस जाते हैं या उसका कुछ भी हमें रिटर्न, उसका हम ये कहेंगे अगर खाली हमें जो विद इन सोपोर लिमिट्स, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिट्स में ही हमें जो टैक्सेस वसूल करती हैं गवर्नमेंट, अगर वही हमें वापस मिल जाता तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आज बहुत बदली हुई सूरत होती। हम ये चाहेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मसला है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आते ही हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो अच्छा साहब, यहाँ पे बात करेंगे हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आपको क्या लगता है कि कितना मुकाबला रह सकता है आप दोनों के बीच में? खैर, ये तो लोगों तक है, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कैसे देखते हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे देखते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कैसे देखते हैं, बाकी लोगों के हाथ में है। जो जो उनको लगेगा कि बेटर कैंडिडेट है, बेस्ट कैंडिडेट है, उसको सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा साहब, अगर हम बात करेंगे कि आपके मैनिफेस्टो की, क्योंकि आपने भी खुद देखा होगा कि सोपोर की हालत क्या है, कैसी रही है, तो आपने क्या सोचा है सोपोर कस्बे के लिए? देखिए, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि हमारी स्टेट में से हर साल कम से कम 1100 बच्चे बांग्लादेश पढ़ने जाते हैं। ये अप्रोक्स 2000 करोड़ रुपया हमारा ड्रेन आउट होता है हमारी स्टेट से बांग्लादेश के लिए। लेकिन जब उसी बांग्लादेश में हमारा फ्रूट जाता है, पहले 80,000 से शुरू हो गया, आज 28 लाख हमारी फ्रूट पे टैक्स लगता है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं और इन टैक्सेस को या तो कम किया जाए या ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट काफ़ी पैसा हमसे हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, तो कम से कम अगर वो कुछ ले जा रहे हैं तो कुछ देना भी चाहिए उनको। दूसरा, जहाँ तक हमारे एजुकेशन सेटअप की बात रही, चाहे डिग्री कॉलेज, सोपोर हो, एजुकेशन सेटअप सारा यहाँ उसमें रीइन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। हमारा हॉर्टिकल्चर बेल्ट में जो टैक्सेस है, हमारे सिंगल क्रॉप स्टेट है, हमारे यहाँ 4 क्रॉप्स होते नहीं, एक क्रॉप से स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, इरिगेशन और इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे।
ہمارے کئی گاؤں میں, کئی بڑے حلقوں میں جیسے سیر, جاگیر, سنگراما وغیرہ, امر گڑھ, اس میں پانی کا بہتان ہے. ہمارے ہاں 36 سال تقریباً ڈورو سے لے کے ڈانگر پورو تک MLA رہے ہیں, وہاں بھی پانی کا بہت زیادہ بحران ہے. میری یہ کوشش رہے گی کہ ہر بڑے گاؤں میں ایک پلینگ فیلڈ, ایک اوپن ایئر جم اور ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کا ریوائول ہو, وہ ان کو پراپرلی چلائے. سپورٹس فیسلٹی ہو, جو گراؤنڈس ہیں وہ راؤنڈ دا ایئر تو نہیں, کم سے کم ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اس طرح سے ان کا سسٹم اس کو درست کیا جائے, ان کو مینٹیننس کی جائے, تاکہ کم سے کم سال سے زیادہ ٹائم پلینگ فیلڈس کھیلنے کے لائق رہے. ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز کی ضرورت ہے یہاں ہمارے پاس, کیونکہ یہ نارتھ کشمیر کا سینٹر ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایک ٹراما سینٹر ہو, کیونکہ کافی دور سے جب پیشنٹس آتے ہیں آن وے ان کو پرابلم ہوتی ہے. ایک ٹراما سینٹر سوپور میں قائم ہو. ہمارا یہاں سب ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس ہاسپٹل ہے, اس کو اپ گریڈ کیا جائے. سوپور ٹاؤن کی تاجروں کے لیے ایک تو ڈیکنجیشن ہو مارکیٹس کی, ان کے بیٹر روڈس ہے, پلوں کی تعمیر ہو, اور اوور آل جو ان کے روزمرہ کے پرابلمس ہے وہ دور کیے جائے, جیسے پارکنگ وغیرہ. 4 پارکنگ سپیس سوپور میں, وینڈنگ زونز نہیں ہیں, اور نئے وینڈنگ زونز ایسے کچھ دفاتر ہیں جن کو ہم باہر کر سکتے ہیں ٹاؤن سے, اور ان دفاتر کی جگہ ہم نئے وینڈنگ زونز کریٹ کر سکتے ہیں جس میں سوپور کا جو ہے وقار اور اکنامی بحال ہو اور تجارت کے حساب سے مرکزیت حاصل کریں. دیکھیے ارشاد صاحب, آپ کو یہاں پہ ایک سوال میں رکنا چاہوں گا. جس طریقے سے کہ حکومت جو ہے بالکل وہ DIPR بنا کے رکھتی ہے کہ اس مرحلے میں ہمیں کہاں پہ کیا کرنا ہے, لیکن جو بنیادی مقصد ہے, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بے روزگاری حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے, آپ یہاں کے نوجوانوں کے لیے کہ کون سا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں جس سے یہاں پہ بے روزگاری پہ تھوڑا سا کم اثر ہو؟ دیکھیں, ہمارے ہاں ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایشیا کی 2nd لارجسٹ سویٹ واٹر لیک ہمارے پاس ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جیسے ڈل کے ارد گرد بند روڈس ہیں, ایسی بند روڈ سوپور سے ولر تک لے جایا جائے, دونوں جہلم کے کناروں پہ, جس سے ڈانگر پورا بلاک میں ہمارے ٹورزم کا پوٹینشیل ہے وہ اس کو پوری طرح ایکسپلور کر کے, تاکہ نوجوانوں کو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت اچھی جاب اپرچونٹیز ملے اور وہ نئے انٹرپرینورز ہماری ایریا میں ہیں. تو سوپور میں زیادہ تر شکایت رہتی ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ روڈز جو اکثر بلاک رہتے ہیں, کہ اسٹریٹ وینڈرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ جیسے پہلے ہی کہا, ہم اسپیشل اسٹرنگ وینڈنگ زون چاہیں گے کہ جیسے کئی دفاتر جو اب قصبے کے اندر ہیں ان دفاتر کو ہم کہیں ریلوکیٹ کر سکتے ہیں اور ان میں اسٹریٹ وینڈنگ زونز کریٹ کر سکتے ہیں, تاکہ جو روڈس ہیں وہ پیڈسٹرینس کے لیے ایزی. تو یہ بھی ارشاد صاحب آپ سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ امیدوار جو ہے بہت سارے میدان میں اتر آئے ہیں, تو ان کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے, امیدوار جتنے زیادہ ہوں اتنی اچھی بات ہے. سیاست میں جتنا رولنگ پارٹی یا اپوزیشن جتنی بحث مباحثہ ہو اتنا لوگوں کو سہولیت اور آرام پہنچتی ہے. یہاں پہ آپ کو جماعت اسلامی نے بھی اب کانٹیسٹ میں اس میں اسمبلی الیکشن میں حصہ لیا, اس کو بھی آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے لوگ لے کے اتنا ٹچی کیوں ہیں. ہمیں اس سے کوئی غلط بات تو نہیں ہے, اگر انہوں نے وہ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. اگر کوئی ڈیموکریسی میں انڈین کانسٹیٹیوشن میں بلیو رکھتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے. وہ ایک سسٹم میں آ رہے ہیں, وہ ایک سسٹم میں بلیو کر رہے ہیں, اس میں کوئی غلط بات, کیونکہ پہلے تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ بہت ساری پارٹیاں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. ایک وقت میں جنہوں نے جو سسٹم میں بلیو بھی کرتے انہوں نے بھی کہیں الیکشنز میں بائیک آؤٹ کیے ہوں گے. اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تو کرے. اس پارٹیسپیشن سے لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھے گی, ان کی پارٹیسپیشن سے لوگ پالیٹکس میں ایک اچھا ماحول بنے گا. وہ ماحول اگر اچھا بنتا ہے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ اپنی پالیسیز لے کے اپنا ایجنڈا لے کے آئیں گے, ہم لوگ اپنی پالیسیز اور اپنا ایجنڈا لے کے آئیں گے. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے جماعت اسلامی ورسز نیشنل کانفرنس ورسز سمبڈی ادرس. یہ اس میں کوئی ایسی کوئی کمپٹیشن والی بات نہیں ہے.
सियासत में पार्टियां आती हैं, पार्टियां बनती हैं और पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, और अगर जमात इस्लामी में आ रही है तो ये तो और खुशी की बात है। चलिए, आप बोल रहे हैं कि जमात इस्लामी अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे और एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने देखा कि पार्लियामानी इंतखाबात में इंजीनियर रशीद की जो लहर थी वो बहुत बड़ी तेज़ी के साथ चली गई और उसने 2.5 लाख से यहाँ पे लीड ले ली। इस हवाले से अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि असेंबली इंतखाबात पे भी उनकी लहर जो है हावी हो सकती है? देखिए, जो नारा रशीद इंजीनियर साहब की पार्टी लेके आई थी, एक जज्बाती नारा था। उस नारे को आज 5 महीने हो गए। 5 महीनों में जो वो राजकुमारी का नारा लेके चले थे, उस नारे को 5 महीने में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ना ही कहीं अपने मैनिफेस्टो में राजकुमारी रखी है, ना ही उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ये लिख के भेजा है कि जी हम राजकुमारी हमारा एजेंडा है या हम राजकुमारी चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते, उनके एजेंडा में नहीं है, इसका मतलब वो लोगों में फिर से नहीं जा सकती, या लोग इसका खुद जवाब देंगे। जो मुझे लगता है कि आज लोगों के मिजाज में बहुत बदलाव आया है, मुझे लगता है वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं। क्या आप भी समझते हैं कि ये जो वोट था जज्बाती था? बिल्कुल, कुछ मैं ये कहूँगा कुछ जज्बाती था, कुछ हम लोगों को अपना मौक़िफ़ समझा नहीं सके कि वो जज्बात के लहर में इतने आगे निकल गए लोग। तो वजह क्या रही इरशाद साहब? अगर हम देखेंगे कि बिल्कुल कलील मुद्दत में उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो अपने सामने रखा, लेकिन हमारे पास जो नेशनल पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है, तो ये अपना मौक़िफ़ उस टाइम पे क्यों नहीं समझा पाए? देखिए, जो नारा उन्होंने दिया, जैसे हम उमर साहब ने भी उस टाइम कहा था कि भाई हम कैसे कहते हैं कि भाई उसके बाप को नहीं छोड़ो, लेकिन उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ खाली ये नहीं कह रही थी कि भाई रशीद इंजीनियर को छोड़ा था। उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि भाई वहाँ और भी 3-4 हज़ार लोग हैं जो अलग अलग हिंदुस्तान की जेलों में बंद है, हम उनकी रिहाई भी चाहते हैं, जो क्लियरली हमने अपने मैनिफेस्टो में लिया है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक बार सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ के उनकी आम माफ़ी हो। जी। तो इरशाद साहब, आखिर पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मतलब कस्बा सोपोर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। कस्बे सोपोर के लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, वो 1 अक्टूबर को निकले और सोपोर की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए वोट डालें और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट को कामयाब करें। जी, ये थे हमारे साथ इरशाद अहमद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट यहाँ पे सोपोर से उठे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज अपना कीमती वक्त हमें यहाँ पे दे दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।